जय हिंद सभी साथियों को। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो आदित्य रंजन सर की जो सामान्य विज्ञान जो बुक करवा रहे हैं एनटीपीसी के लिए, तो वहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हमने लास्ट क्वेश्चन इसे देख रहे थे और यहीं से हमारा टेक्निकल कमी से वीडियो कट हो गया था। तो इसे देखते हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्रिकेट में जब कोई क्षेत्र रक्षक तेज गति से आती गेंद को पकड़ता है तो वह अपने हाथ पीछे की ओर खींचता है और गेंद पकड़ लेता है। तो ये किस नियम से संबंधित है? गति के दूसरे नियम से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, ये क्यों इस तरीके से करता है? क्योंकि जब जैसे कोई बॉल आ रही है, जैसे मान के चलिए ये बॉल है और ये जब हाथ यहाँ पर जब रखता है इस तरीके से और इसके हाथ में हल्का सा इसके कांटेक्ट में आती है बॉल और जैसे ये हाथ पीछे खींचता है तो धीरे धीरे जो बॉल का जो मोमेंटम है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है और काइनेटिक एनर्जी ये सारी चीजें कम हो जाती हैं। इससे क्या होता है? उसके हाथ में चोट कम लगती है। ठीक है। तो अगला यहाँ पे हमारे पॉइंट क्या दिया हुआ है, न्यूटन के दूसरे नियम के उदाहरण। टेनिस गेंद की तुलना में क्रिकेट की गेंद अधिक चोट लगती है। क्रिकेट की गेंद से अधिक चोट लगती है। ठीक है। आगे बात करें तो गद्दे की तुलना में फर्श पर चोट लगने का खतरा अधिक होता है। ये किसका जो होता उदाहरण है? एक्शन रिएक्शन का। ठीक है। आगे बात करें, ऊंची या लंबी कूद में जमीन को खोदकर हल्का कर दिया जाता है ताकि कम चोट लगे। ठीक है। और ये इसी तरीके का उदाहरण क्या है, जो होता अपना जो गेंद आती है तो उसको पकड़ने का है। ठीक है। आगे बात करें हम तो बड़ी कील को अधिक गहराई तक ठोकने के लिए हथौड़े से अधिक वार किए जाते हैं। तो बड़ी कील को अधिक गहराई तक ठोकने के लिए हथौड़े से अधिक वार किए जाते हैं। ये भी हमारा दूसरे नियम से संबंधित है। आगे यदि हम आवेग की बात करें तो यहाँ पर आवेग के विषय में क्या चीज दी हुई है? बल और समय के गुणनफल को आवेग कहा जाता है। आवेग को आई से डिनोट करते हैं और बल इनटू टाइम। एसआई मात्रक की बात करें तो बल का जो मात्रक है तो वो क्या होता है? न्यूटन। और टाइम के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर इसको दूसरे हिसाब से और हम क्या कह सकते हैं? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। न्यूटन सेकेंड या तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, दोनों इसके मात्रक है। ठीक है। उदाहरण की बात करें तो यदि कोई खिलाड़ी कैच लेना चाहता है तो वह अपने हाथ पीछे की ओर खींचता है जिससे समय का मान बढ़ जाता है तथा लगाया गया बल कम हो जाता है, जिससे कैच आसानी से पकड़ लिया जाता है। लगाया गया बल कम हो जाता है। ये अभी मैंने बताया था कि आपको मोमेंटम आवेग की बात हो रही है ऊपर। तो यहाँ पर जब बॉल आती है और बॉल को जब खिलाड़ी यहाँ पर लेता है, इसके हल्का हाथ में जब टच हो जाती है और धीरे धीरे अब ये हाथ तेजी से अपने हाथ यानी पीछे खींचता है तो बॉल भी इसके साथ में जाती है। बॉल का जो मोमेंटम है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इस तरीके से उसको चोट कम लगती है। ठीक है। आगे यदि हम बात करें, यदि यहाँ पे हम आगे बात करें तो अगला एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सीमेंट के फर्श पर गिरने पर लगने वाले आदमी को रेत के टीले पर गिरने से ज्यादा चोट लगती है। इसे यदि हम फार्मूले के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखिए आई बराबर क्या है, आवेग बराबर क्या है? एफ इंटू टी। ठीक है। अब यहाँ पे यदि हम आवेग को ले लें कितना, मानकर चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं 20। ठीक है। और यहाँ पर ये मानकर चलिए कि 5 न्यूटन का बल लग रहा है और टाइम जो हो तो 4 सेकेंड। तो 4 × 5 = 20, यहाँ पे सेटिस्फाइड कर रहा है। यदि हम टाइम को बढ़ा दें, यदि हम यहाँ पे टाइम को बढ़ा रहे हैं, मानकर चलिए 4 से 5 कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? बल क्या हो जाएगा? 4 न्यूटन। तब ये जो हो तो न्यूट्रलाइज होगा पूरी तरीके से, ये मतलब 20 का 20 ही है। तो यहाँ पर हमने टाइम को क्या किया? बढ़ाया। तो ये क्या हो गया? फोर्स क्या हो गया? घट गया। यानी जब हमारी बॉल आती है और जब हम टाइम को उसमें बढ़ा देते हैं तो जो बॉल हमारे ऊपर जो हमारे हाथों पे जो फोर्स लगाएगी वो क्या होगा? कम हो जाएगा। और जब फोर्स कम लगेगा तो फिर चोट भी कम लगेगी। इस तरीके से यदि हम इसको फार्मूले से समझें तो ऐसे आप इसको इजीली समझ सकते हैं। बाकी आगे यदि हम देखें तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम, न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्या है? ये यहाँ पे एक्शन रिएक्शन का है। ठीक है। न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्या है? एक्शन रिएक्शन का है। पहला नियम जड़त्व से संबंधित है, दूसरा नियम आवेग से संबंधित है और तीसरा नियम एक्शन रिएक्शन से। ठीक है।
तो यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है। जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में एक बल आरोपित करती है। यह न्यूटन की गति के किस नियम को दर्शाता है? तो तीसरे नियम को। तो यही एक्शन रिएक्शन है, ठीक है। जितना जो हो तो आप जितना तेजी से आप दीवार पे मुक्का मारेंगे उतना तेजी से दीवार भी फोर्स लगाने की कोशिश करेगी, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि दीवार जो हो तो निकल करके मारेगी आपको। तो बल उतना ही दोनों तरफ से लगता है, ठीक है। जैसे हम बॉल को दीवार पे मारते हैं तो दीवार भी उसी तेजी से जो हो तो बॉल को झटका देती है, ठीक है। प्रत्येक क्रिया में बल में एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया बल होता है जो एक साथ कार्य करता है। गति का तीसरा नियम है। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर समान तथा विपरीत बल लगाती है। यह नियम गति के तीसरे नियम से संबंधित है। अगला पॉइंट क्या है? न्यूटन का कौन सा नियम बल की प्रकृति को प्रकट करता है? तो बल की प्रकृति को मतलब बल की प्रकृति कैसी है ये चीज कौन सा बताता है? तो तीसरा नियम बताता है, ठीक है। न्यूटन का तीसरे नियम के कुछ उदाहरण देखते हैं। एक महिला कुएं से पानी निकाल रही है, रस्सी टूटने से पीछे गिर जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? अगला पॉइंट, गोली चलाने पर बंदूक के झटके के कारण चोट लगती है। जितना तेजी से बंदूक से गोली निकलेगी और गोली आगे जाएगी उतना ही फोर्स जो हो तो पीछे की ओर लगेगा, लेकिन वो बंदूक का वजन ज्यादा होता है गोली से, तो इसलिए वो थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करेगी फोर्स को और इसलिए हल्का उसमें झटका लगता है। तैरते समय पानी से टकराना, नाव से कूदने पर नाव का पीछे की ओर चले जाना, ठीक है। रॉकेट का उड़ान भरना गति के तीसरे जो हो तो नियम के समीकरण से संबंधित है। और गति के तीसरे समीकरण की बात करें तो यहाँ पे ये आपका इस तरीके से v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये गति का तीसरा नियम है। आगे यदि हम यहाँ पे बात करें तो संघट्य, संघट्य कितने प्रकार की होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। ये यहाँ पर देखेंगे, प्रत्यास्थ संघट्य, अप्रत्यास्थ संघट्य और पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्य। अब इसको थोड़ा समझते हैं। यह जिस गति से टकराएगा उसी गति से वापस भी आएगा। इसमें गतिज ऊर्जा व संवेग संरक्षित रहते हैं। इसे प्रत्यास्थ संघट्य कहते हैं, ठीक है। अप्रत्यास्थ संघट्य, यह जिस गति से टकराता है उस गति से वापस नहीं आता है बल्कि उससे कम गति से लौटता है। इसमें गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं है लेकिन संवेग संरक्षित रहता है। तो संघट्य का मतलब क्या है? संघट्य मतलब मिलना, ठीक है, टकराना, ठीक है। और प्रत्यास्थ संघट्य में जो तो वस्तुएं अपने प्रारंभिक अवस्था में पहुंच जाती हैं, ये प्रत्यास्थ है। और जब प्रारंभिक अवस्था में नहीं पहुंचती तो अप्रत्यास्थ संघट्य। और पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्य में क्या होगा? जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से टकराती है तो वह उस वस्तु से चिपक जाएगी और आपस में जुड़कर एक हो जाएगी और एक ही गति से चलने लगेगी। इसमें गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होती है लेकिन संवेग संरक्षित रहता है। तो यहाँ पर जो तो E बराबर क्या है? 0 के, और यहाँ पर E जो हो तो लेस देन 1 से, और यहाँ पे E बराबर क्या है? 1 है। तो यहाँ पे देखेंगे जो यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड नंबर में क्या है? अप्रत्यास्थ संघट्य। तो यहाँ पे देखेंगे तो गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं है लेकिन संवेग संरक्षित रहता है। और तीसरे में भी आप देखेंगे तो गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं है और इसमें भी केवल संवेग संरक्षित रहता है। और पहले वाले में प्रत्यास्थ संघट्य में गतिज ऊर्जा और संवेग दोनों संरक्षित रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कुछ चीजें याद रखनी है। आगे बात करें रेखीय संवेग के संरक्षण का नियम। कौन सा सिद्धांत न्यूटन की गति के तीसरे नियम का दूसरा रूप है? तो रेखीय संवेग संरक्षण का नियम जो तो न्यूटन की गति के तीसरे नियम का दूसरा रूप बताया जाता है। आगे बात कर तो गति के तीसरे नियम के सभी उदाहरणों को निम्न द्वारा समझाया जा सकता है। तो रैखिक संरक्षण नियम द्वारा, रैखिक संरक्षण का नियम। आगे बात करें तो यदि किसी प्रणाली पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य नहीं करता तो इस प्रणाली का कुल रैखिक संवेग संरक्षित रहता है। यदि कोई बाहरी बल काम नहीं करेगा तो इसका जो रेखीय संवेग है तो वो क्या है? संरक्षित रहता है। यहाँ पे यदि हम बात करें तो ये m1 m2 और ये u1 u2 के वेग से जा रहे हैं और यहाँ पे जो है तो ये कोलाइड हो जा रहे हैं, ठीक है। संघट्य के बाद संघट्य के दौरान ये यहाँ पे फार्मूला निकल करके आएगा, ठीक है। जो छात्र जो साथी इसको
थोड़ा सा ठीक से पढ़ रखे हैं इंटर वगैरह में, तो उन्हीं को यहाँ पे हवा लगने वाली है, बाकी तो सब सर के ऊपर से जाएगा। बाकी हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम ये सारी चीज़ें एक एक बताएं, तो इसमें आपकी जिम्मेदारी है कि कोई अच्छी सी बुक लेकर के या किसी जो टीचर ने ये सारी चीज़ें पूरी करवाई हैं उनसे जो हो तो आप ये वीडियो देखिए और इसको जो हो तो पूरा प्रैक्टिस करिए। ये कोई बुक हो आपकी एनसीईआरटी की तो वहाँ से पढ़िए, फिर इससे प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आगे हम देखते हैं यहाँ पे, तो U1 U2 संघट्ट से पहले वस्तुओं का वेग, V1 V2 संघट्ट के बाद वस्तुओं का वेग, ठीक है। तो यहाँ पे एक आगे देखते हैं, एक समान वृत्तीय गति, वृत्ताकार गति जिसमें कण की गति स्थिर रहती है कहलाती है, तो एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। आगे बात करें यहाँ पे, बल कण के वेग के समकोण पर लगातार किस गति में कार्य करता है, तो एक समान वृत्तीय गति में काम करता है। यदि कोई पिंड त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ के चारों ओर एक बार घूमने में t सेकंड लेता है तो v इस प्रकार दिया जा सकता है, तो v बराबर क्या हो जाएगा 2πr/t, ठीक है। क्योंकि जो वेग है और वेग बराबर क्या होगा विस्थापन बटे समय, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो विस्थापन है क्या होगा वृत्ताकार पथ पे, तो 2πr ही विस्थापन होगा, ठीक है। यहाँ पे समय क्या हो जाएगा t हो जाएगा। तो इस तरीके से आगे देखते हैं, किस गति में अभिकेंद्रीय त्वरण की दिशा प्रत्येक क्षण बदलती रहती है, तो एक समान वृत्ताकार गति में अभिकेंद्रीय जो त्वरण है, जो अंदर जो त्वरण लग रहा है, ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये उसी का उदाहरण है। तो यहाँ पे क्या होगा, उसकी जो डायरेक्शन है वो हर पल क्या होगी बदलती रहती है। आगे क्या है, जब कोई पिंड एक समान गोलाकार गति करता है तो क्या बदल जाता है, तो प्रत्येक बिंदु पर केवल दिशा बदल जाती है, ठीक है। अगला क्या, यहाँ पे यदि हम इसको समझने की बात करें तो गति की दिशा यहाँ पर देखेंगे आप कि इसकी जो गति की दिशा है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पे इस तरह है, थोड़ा सा और आगे जाएगा तो इस तरीके से हो जाएगी, और आगे जाएगा तो इस तरीके से, तो हर पल क्या बदलेगी इसकी गति की दिशा बदलेगी, ठीक है। प्रत्येक बिंदु पर दिशा बदलेगी, ठीक है। आगे बात करें तो एक समान वृत्तीय गति के दौरान क्या परिवर्तन नहीं होता है, तो वेग परिवर्तन नहीं होगा, द्रव्यमान परिवर्तन नहीं होगा और गतिज ऊर्जा परिवर्तन नहीं होगा। बाकी त्वरण जो हो तो त्वरण की दिशा बदलेगी, और इसके अलावा क्या बदलेगी जो हो तो हाँ नहीं यही चीज बदलेगी त्वरण की दिशा, ठीक है। अभिकेंद्रीय त्वरण की दिशा बदलेगी, और पूछेगा कि हर बिंदु पर क्या बदलेगा, तो केवल हर बिंदु पर केवल दिशा बदलेगी, ठीक है। आगे यहाँ पे यदि बात करें तो अगला पॉइंट हमारे साथ क्या है, किसी वस्तु का वृत्त की परिधि के अनुदिश घूमना या वृत्ताकार पथ पर घूमना एक समान वृत्ताकार गति का उदाहरण है। आगे बात करें यहाँ पे, एक वस्तु किस गति के दौरान अंदर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है, तो एक समान वृत्ताकार गति जब करेगी तो वो अंदर की ओर अभिकेंद्रीय बल का अनुभव करती है, ठीक है। आगे यहाँ पे बात करें हम यहाँ पे, जैसे जो मौत का कुआं जो होता है जिसमें लोग गाड़ियां चलाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इसमें यही बल काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल अभिकेंद्रीय बल काम करता है, जो उनको अंदर की ओर खींचे रहता है, और वो बाइक कितनी भी तेजी से चलाते हैं तो वो बाइक बाहर की तरफ नहीं जाती है, ठीक है। जैसे कहीं कहीं पर रोड के किनारे जो मोड़ होती है, और मोड़ में एक तरफ ढलान दी जाती है, आपने देखा होगा, जैसे इस तरफ ऐसे मोड़ है इस तरीके से, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में ढलान दी जाएगी और इस डायरेक्शन में हल्का सा ऊंचाई दी जाएगी, ताकि जब बस ऐसे घूमे तो वो बस खिसक के इस तरफ नहीं आएगी, क्योंकि जब ढलान दी जाएगी तो सेंट्रीफ्यूगल अभिकेंद्रीय बल नीचे की तरफ काम करेगा, इससे बस जो हो तो दूसरी डायरेक्शन में खिसक कर गिरने से बचती है। आगे यहाँ पे बात करें तो किस स्थिति में एथलीट की गति अधिकतम त्वरित होती है, तो जब वह वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ता है, ठीक है, यहाँ पर त्वरित होती है। आगे बात करें तो वृत्ताकार गति में एक छद्म बल जो त्रिज्या के अनुदिश कार्य करता है और वृत्त के केंद्र से दूर निर्देशित होता है, तो अपकेंद्रीय बल, ठीक है। एक अभिकेंद्रीय बल होगा और एक अपकेंद्र बल होगा, तो जो अंदर की ओर काम करता है उसको अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, और जो बाहर की ओर तो उसको अपकेंद्र बल कहते हैं, इसको छद्म बल भी बोलते हैं, यही मैंने आपको भी समझाया है, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे, तो वृत्ताकार पथ पर किसी वस्तु के निरंतर संवेग के लिए कौन सा बल प्रत्यारोपित होता है, बल केंद्र की ओर कार्य करता है, अभिकेंद्रीय बल उसे कहते हैं, ठीक है।
सरल लोलक गति की बात करें तो वह गति जो एक निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराई जाती है आवर्त गति कहलाती है। अगला पॉइंट है वह गति जहां त्वरण विस्थापन के समानुपाती होता है लेकिन विस्थापन की दिशा त्वरण की दिशा के विपरीत होती है तो सरल लोलक गति कहलाती है। अगला पॉइंट है एक दोलन को पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल समय की SI इकाई सेकेंड है। प्रति इकाई समय में दोलनों की कुल संख्या कहलाती है आवृत्ति। यानी 1 सेकेंड में जितने उसने दोलन कर लिए इस तरीके से उसको क्या बोलते हैं, आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे आवृत्ति बराबर क्या होगा, 1/, जो हो तो आवर्तकाल, मतलब एक चक्कर लगाने में उसने कितना टाइम लिया, ये जो हो तो आवृत्ति हो जाएगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जिसे कहते हैं। आवृत्ति का SI मात्रक सेकेंड सेकेंड की पावर -1। ठीक है, ये तो इसको हर्ट्ज भी बोला जाता है। ठीक है, जैसे अभी ये आवर्तकाल नीचे है, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 में आ जाएगी इसकी पावर में। ठीक है, ये तो इसी को क्या बोल सकते हैं, प्रति सेकेंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे यदि हम बात करें यहाँ पे तो m द्रव्यमान का कोई पिंड L लंबाई के धागे से लटकाया जाए तो आवर्तकाल यानी T बराबर क्या होगा, तो m द्रव्यमान का जब कोई पिंड है तो उसको L लंबाई के धागे से लटकाया जाएगा तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा यहाँ पर 2πL/g, रूट के अंदर L/g। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी द्रव्यमान का हो, लेकिन यहाँ पर द्रव्यमान का आवर्तकाल में द्रव्यमान का कोई भी यहाँ पे रोल नहीं है। तो यदि कभी क्वेश्चन पूछ ले कि आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर करता है कि नहीं करता, तो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी शायद वही आ गया नीचे। यदि एक या एक से अधिक व्यक्ति झूले पर झूल रहे हैं तो काल नहीं बदलता क्योंकि आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है जो अभी ऊपर बताया मैंने। अगला पॉइंट है यदि कोई लड़की झूले पर बैठकर झूला झूल रही हो और वह खड़ी हो जाए तो समय अवधि कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लंबाई है तो लंबाई पे डिपेंड कर रहा है ना, लंबाई पे और जी पे। ठीक है, तो इस तरीके से प्रभावी लंबाई में कमी के कारण झूला तेज हो जाता है और उल्टा होने पर विपरीत यही घटना घटित होती है। ठीक है, केंद्रीय पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान 0 है, इसलिए आवर्तकाल अनंत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे यदि हम यहाँ पे जी की जगह में 0 रख दें और फिर यहाँ पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण क्या है, केंद्र पर 0, तो जब इसको हम जी की जगह पे 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। आगे बात करें तो गर्मी के दिनों में पेंडुलम घड़ी के पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है जिसके कारण अवधि बढ़ जाती है और पेंडुलम धीमा हो जाता है। ठीक है, ये जो है जो एल, यदि एल की लंबाई बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये जब एल की लंबाई बढ़ेगी तो टी बढ़ेगा। आप समझिए यहाँ पे कि यदि टी बराबर, मैं पूरा रूट पे लेके नहीं कर रहा, नॉर्मल बता रहा हूँ कि मान के चलिए यहाँ पे 10 है और नीचे यदि क्या है 2 है, तो इसको काटोगे तो कितना आएगा 5। लेकिन यदि यहाँ पर अपन का क्या हो गया, ये यदि 20 हो गया, ये यदि 12 हो गया और फिर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 6। मतलब कि यदि ऊपर वाली वैल्यू बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, टी क्या होगा, बढ़ेगा, और यदि ऊपर वाली वैल्यू घटेगी तो क्या होगा, टी घटेगा। इस तरीके से। तो यदि गर्मी के दिन में चीजें क्या होती हैं, फैलती हैं, तो पेंडुलम क्या होगा, गर्मी के दिनों में यदि लंबा हो जाएगा तो आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा, आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। जैसे जैसे गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है तब क्या होता है, आवर्तकाल घटेगा। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का यानी जैसे T/g है नीचे, मैं इस पे रोड पे नहीं ले रहा हूँ, जैसे इसका मान बढ़ेगा तो क्या होगा, आवर्तकाल क्या हो जाएगा, घटेगा। मानकर चलिए ऊपर क्या है, ऊपर है जैसे 20 और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो ये क्या आएगा 5। और यदि ऊपर है 20 और नीचे हमने ले लिया 5, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा 4। तो ये जो पहले आवर्तकाल था क्या था 5 और फिर क्या हो गया 4। तो इस तरीके से चीज़ें बदलती हैं फार्मूले के अनुसार। ये जिन छात्रों ने ठीक से पढ़ा होगा इंटर में तो वो सारी चीज़ें समझ सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए अभ्यास प्रश्न आ गए, तो अभ्यास प्रश्न मैं आपको नहीं कराऊंगा, ये इसकी PDF टेलीग्राम में दी हुई है, टेलीग्राम की लिंक यूट्यूब में है,
जिसको यदि टेलीग्राम पे नहीं पहुंच पा रहे हैं तो वो यूट्यूब में कमेंट करें, हम वो तो उनको प्रोवाइड करवा देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि ऋणात्मक त्वरण किसके विपरीत दिशा में होता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए हैं। बाकी यहाँ पे यदि जो आपको नहीं बनता है तो इस बुक में सलूशन भी दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सलूशन दिया है। ये देखिए जैसे पहले का सलूशन हम देखें यहाँ पे तो क्या दिया है, त्वरण की दिशा किस सामान्य सिद्धांत पर द्वारा निर्धारित की जाती है। यदि कोई वस्तु धीमी हो रही है तो त्वरण की गति की विपरीत दिशा में होगी। तो ये सारा ठीक से आपको दिया गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पीडीएफ में आपको क्वेश्चन और क्वेश्चन की ये हल सारी चीजें दी गई हैं। चैप्टर वाइज चैप्टर आपको पीडीएफ मिलेगी, तो ये आपके लिए जो है तो बेनिफिशियल होगा। तो बाकी इसको सॉल्व करिए और रिवीजन के लिए जो तो आप पीडीएफ से देखें। बाकी ये जो पूरा सिलेबस है इसका रिवीजन यदि आपको करना है तो कोई अच्छी सी बुक प्रेफर करिए, या जिस किसी भी टीचर ने करवा रखा हो अपने चैनल पे, तो वहाँ से आप देख करके ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। बाकी मैंने एक अभी बुक का रिव्यू करा है, जो हिमांशु गर्ग सर हैं, उनकी भी ये एनटीपीसी रेलवे सारी चीज़ों को लेकर के बेनिफिशियल है। लेकिन उसमें से ये क्वेश्चन इस तरीके से ना तो हल है ना तो कुछ, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। मैंने उसका रिव्यू किया है। यदि आपको वो बुक भी पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम इस बुक को जल्दी से जल्दी ख़त्म करके उस बुक का भी नंबर लगाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।